नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाने का, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। सबसे पहली खबर क्या है आपको बताएंगे अनूप। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और सबसे पहले 30 सेकंड में जो खबर है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जहां एमएमएस कांड पर भारी बवाल हुआ और कल जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और आज भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के वीडियो लीक होने के मामले में बवाल जारी है। हजारों छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट किया। यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर हॉस्टल में रहने वाली 50 से 60 छात्राओं का नहाते हुए वीडियो बनाकर लीक करने का आरोप है। मामला 17 सितंबर को सामने आया जब हॉस्टल की लड़कियों ने आरोप लगाया कि एक छात्रा ने कई गर्ल स्टूडेंट्स का वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हॉस्टल में लड़कियों के एमएमएस बनाने और उसे लीक करने का मामला सामने आने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया। हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब के मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में 2 युवकों को पकड़ा गया है। शिमला जिला पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी में हजारों छात्राओं ने दिन भर धरना प्रदर्शन किया। इधर पुलिस ने बॉयफ्रेंड की तलाश में शिमला में अभियान चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार छात्रा का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एमएमएस कांड को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्त हो गई है और इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने पंजाब के डीजीपी को खत लिखा और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरी खबर 30 सेकंड में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और इस मामले में बिना किसी लापरवाही के कड़ाई से निपटने को कहा है। आयोग ने कहा है कि मामले की पीड़ित लड़कियों को उचित परामर्श दिया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिला अधिकार निकाय ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति को भी पत्र लिखकर कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, निष्पक्ष तरीके से गहन जांच करने को कहा है। बात यूपी की, जहां आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक ये मॉनसून सत्र चलेगा और इसमें हंगामे के पूरी तैयारी कर रखी है समाजवादी पार्टी ने। यूपी के नए विधानसभा के गठन के बाद आज दूसरा सत्र शुरू हो रहा है। इस बार 5 दिवसीय सत्र होगा, जो कि आज से 23 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। आज सदन में निधन निर्देश पारित किए जाएंगे। इसी के साथ दूसरे दिन यानी 20 सितंबर को औपचारिक कार्य किए जाएंगे। साथ ही विधेयकों को भी यूपी सरकार सदन के पटल पर रखेगी। 22 सितंबर को सिर्फ महिलाओं को बोलने का अवसर मिलेगा। देश में पहली बार किसी भी विधानसभा के लिए ये प्रयोग है, जहां सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, वो विधान सभा भवन तक जो है पैदल मार्च करने वाले। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर विधानसभा भवन तक पदयात्रा करेंगे। महिला अपराध, किसान, बेरोजगारी, गरीबों के मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकलेगा। ये मार्च महज 3 किलोमीटर का होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पैदल मार्च निकाल करके अपने विरोधियों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर एसी कमरे से निकलकर जनता के बीच जा सकते हैं। अखिलेश के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है कि वो एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। और इधर आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर महाठगी के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को एक बार फिर ईओडब्ल्यू ने बुलाया है। आज 11 बजे जैकलिन से फिर से पूछताछ की जाएगी। शेखर द्वारा 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को आज सुबह 11 बजे ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। इस पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलिन को नोटिस भी दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की ठगी केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की है। इससे पहले 14 सितम्बर को जैकलिन फर्नांडिस से आर्थिक अपराध शाखा ने 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार होना है। भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे दोपहर उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह अंतिम दर्शन समाप्त होने के बाद ताबूत को वेस्टमिंस्टर के पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे तक ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ महारानी के अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना की जाएगी। इसके बाद विंडसर की यात्रा के लिए ताबूत को जुलूस के साथ वेस्टमिंस्टर लंदन में वेलिंगटन आर्क ले जाया जाएगा। विंडसर में ये अंतिम यात्रा विंडसर कैसल में सेंट जॉर्ज चैपल पर खत्म होगी, जहां महारानी के दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की समाधि है। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंच चुकी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज के अंतिम संस्कार में जापान, नीदरलैंड, मैक्सिको, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क आदि देशों के राज परिवार ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के अलावा तुर्की, इजराइल और तमाम कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोगों की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर अपहरण के एक मामले में आज दानापुर कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और कार्तिकेय सिंह फरार हैं। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। बिल्डर राजू सिंह अपहरण केस में पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह लगातार फरार है। अब तक उनका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वो लगातार भागते फिर रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड दिया गया। शक है कि कार्तिक सिंह को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए मिले बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए वो उन्हें अपने घर पर ही छोड़कर फरार हैं। अपहरण के जिस केस में पूर्व मंत्री फरार हुए हैं, उसकी सुनवाई आज दानापुर कोर्ट में होगी। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष आज बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसकी अटकलें कई महीनों से लगाई जा रही थी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। 12 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल कांग्रेस हाईकमान के साथ हुए टकराव के बाद पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी। इसी साल फरवरी में हुए पंजाब विधानसभा के चुनाव में कैप्टन बीजेपी के साथ गठजोड़ करके मैदान में उतरे। हालांकि न वो खुद अपनी पटियाला सीट बचा पाए और न ही सूबे में उनका कोई दूसरा कैंडिडेट जीता। इधर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच के दौरान 15 मिनट के लिए बिजली गुल हो गई। फिर क्या हो गया, पूरी खबर दिखाते हैं 30 सेकंड में। लखनऊ कान्हा स्टेडियम में भीलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स के बीच चल रहे मैच के दौरान कुल 15 मिनट के लिए बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से 25 मिनट तक मैच बाधित रहा। स्टेडियम में बिजली गुल होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि मैच के दौरान बिजली का चला जाना यूपी की बीजेपी सरकार के दावों पर कलंक है। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि योगी जी बेहतर विद्युत व्यवस्था और निर्बाध मैच के दावे यही हैं। योगी जी ने नाम बदला और अंधेरा भी दिया। इधर खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में आर्मी और पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकियों के ठिकानों का भंडाफोड़ किया। तेथरका वन क्षेत्र में पुलिस और सेना के एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने का पता चला, जिसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, मैगजीन के साथ चीन निर्मित एक पिस्तौल और 36 कारतूस, एक चाकू, AK-47 राइफल की 4 मैगजीन और 198 कारतूस, 9 mm पिस्तौल के 69 कारतूस, एक दूरबीन, एक कैमरा और एक वायरलेस सेट जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर भगोड़े विजय माल्या से जुड़ी हुई। विजय माल्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण चुकाने के मामले में बैंकों की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। विजय माल्या को अवमानना के एक मामले में आज सजा सुनाई जा सकती है। माल्या 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक कर्ज घोटाले का आरोपी है। माल्या के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल मौजूद नहीं है, इसलिए अवमानना के मामले में सजा सुनाए जाने पर बहस नहीं कर सकते।
इधर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज अदालत में फिर से एक बार सुनवाई होने वाली है। आज किन विषयों पर चर्चा होने वाली है, ये रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज एडीजे 7 कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी दावों को एकजुट कर सुनवाई की मांग रखी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह के बीच हुए 1968 के समझौते को याचिका में गलत बताया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दायर हो चुके हैं अब तक 12 दावे। इन सभी दावों पर एकजुट होकर सुनवाई की मांग रखी गई है। और कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना को लेकर साकेत कोर्ट में याचिका डाली गई है और इसी मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार पर भी अब सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं। कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियों की पूजा करने की मांग को लेकर एक पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई थी। आज साकेत कोर्ट में दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई होगी। कुतुब मीनार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि इसे 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पर फिर से सुनवाई का फैसला किया है। अब बात एक विदाई की। 22 साल की सेवा के बाद आज आईएनएस अजय को विदाई दी जा रही है। रिपोर्ट में देखते हैं। आईएनएस अजय को राष्ट्र की 32 साल की सेवा के बाद आज मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में सेवा मुक्त किया जाएगा। अपनी सेवा के दौरान आईएनएस अजय महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के संचालन नियंत्रण के तहत 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में काम कर रहा है। लंबी दूरी के टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों के अपने हथियार के साथ सबमरीन हंटर ने तटों को सुरक्षित रखने की अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मिस्र दौरे पर है। 2 दिन का यह मिस्र दौरा बेहद अहम है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के मिस्र दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री इस दौरान परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने की संभावना तलाशेंगे और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रक्षा मंत्री मिस्र में हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। 28 सितंबर तक वो अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क जाएंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री G4 भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 25 से 28 सितंबर तक वॉशिंगटन में रहेंगे और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। इधर जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख जो है महबूबा मुफ्ती, वो 4 दिनों के दौरे पर जम्मू आ रही है और बताया जा रहा है कि जम्मू में कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ वो बैठक करने वाले। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज से 4 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंचेंगी। वो कल कोर ग्रुप के सदस्यों से मिलेंगी। चुनाव आयोग द्वारा 25 लाख मतदाताओं को जोड़ने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी संभावना है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर लोगों के पास ना तो कोई अधिकार है और न ही उनकी शिकायतों को उठाने के लिए कोई मंच, और बीजेपी कश्मीरी पंडितों की पीड़िता और उनकी परेशानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इधर बिहार के हाजीपुर में भी बेगूसराय जैसी घटना सामने आई है। यहाँ भी कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हालांकि कितना नुकसान हुआ अभी तक जानकारी नहीं है। क्या कुछ हुआ है, किस तरह घटना हुई है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार के हाजीपुर में एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर की घेराबंदी कर सीमा को सील कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि किसी को निशाना नहीं बनाया गया। ये ऐसे ही हवाई फायरिंग की गई जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है कि वो व्यक्ति कौन था और कौन नहीं था।
इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक युवक ने जेलर पर जबरन दाढ़ी कटवाने का आरोप लगाया और बताया कि जेलर ने कहा कि तुम पाकिस्तान से आए हो, यह कहकर उसकी दाढ़ी कटवा दी गई। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला जेल में मुस्लिम युवक ने जबरन दाढ़ी काटे जाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने जेलर के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जेल की व्यवस्था को धर्म विरोधी बताया। युवक का आरोप है कि जेलर ने मुझसे कहा कि तू पाकिस्तान से आया है और जबरदस्ती मेरी दाढ़ी कटवा दी। युवक का आरोप है कि जेलर ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मना करने के बाद भी जेल के अंदर दाढ़ी काट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर झांसी पहुंचे आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी के झांसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी कट्टरता से निकलकर मुख्य धारा में आना चाहती है। वो दिन दूर नहीं जब कट्टरपंथी हारेंगे। आज मुसलमानों में भी बड़ी संख्या है जो इस कट्टरता हिंसा से निकलकर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आरएसएस को लगातार निशाना बनाए जाने को लेकर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अच्छा है कि वे राजनीति करें और गैर राजनीतिक संगठनों को गाली देना बंद करें। अगली खबर कोस्टा रिका से, जहां एक बस जो है खाई में गिर गई, 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है 30 सेकंड में आपको बताते हैं। कोस्टा रिका में इंटर अमेरिकन राजमार्ग पर एक यात्री बस 75 मीटर की ऊंचाई से खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 34 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से ये दुर्घटना हुई। सैन जोस से 70 किलोमीटर दूर कैम्ब्रोनीरो में ये हादसा हुआ। रेड क्रॉस संस्था ने कहा कि भूस्खलन के कारण 2 वाहन बस से टकरा गए और बस सड़क से नीचे खाई में गिर गई। पुलिस ने कहा कि आपातकालीन दल ने 9 में से 4 शव बाहर निकाले। इधर ताइवान में शक्तिशाली भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई है। करीब 7.2 रिक्टर स्केल पर नापा गया है इस तीव्रता को, और तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही है ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे एक 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई और मलबे में कई लोग दब गए। भूकंप की वजह से एक स्टेशन पर यात्री ट्रेन भी पटरी से उतर गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। रेंज डे लिली फूलों के लिए प्रसिद्ध यूली में भूस्खलन की वजह से करीब 400 पर्यटक फंस गए हैं। आमतौर पर यहाँ के पहाड़ी ढलान इन फूलों से ढके रहते हैं, जिन्हें देखने पर्यटक आते हैं।